अधिनियम के माध्यम से अब कहा गया इस कंपनी के पास किसी भी तरह का कोई भी मोनोपोली का अधिकार नहीं होगा और सारी की सारी जो ब्रिटेन की कंपनी है वो भी आकर किसी भी क्षेत्र में किसी भी देश से कोई भी व्यापार कर सकती है। पहले 1813 के अधिनियम में मना कर रखा था कि आप चीन के साथ व्यापार नहीं कर सकते और चाय के साथ किसी भी तरह का व्यापार नहीं करेंगे। हालांकि आप कपड़ों के साथ व्यापार कर लीजिए, अनाज के साथ व्यापार कर लीजिए, किसी अन्य क्षेत्र में आप कोई भी व्यापार कर लीजिए, लेकिन इस चार्टर अधिनियम के तहत पूर्णतः कंपनी के एकाधिकार समाप्त कर दिए। मैंने कल उसमें लिखा था आंशिक रूप से 1813 के, अब आंशिक रूप की जगह क्या हो गया, पूर्णतः एकाधिकार कंपनी के समाप्त कर दिए। पेपर में यही क्वेश्चन बन के आता है कि किस चार्टर अधिनियम के माध्यम से कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त हो गए। तो उसका आंसर क्या होगा, चार्टर अधिनियम 1833 पढ़ रहे हैं, कोई बात। एक पॉइंट ये हुआ। दूसरा पॉइंट ये याद रखना है कि जैसे मैंने आपको 4 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका बताई थी, किस चार्टर अधिनियम में यह प्रोविजन था, कार्यपालिका की शुरुआत किस चार्टर अधिनियम के माध्यम से की? 1773 पहला ही चार्टर अधिनियम जिसमें बंगाल जो कंपनी का गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर हो गया, गवर्नर जनरल हो गया और 4 अन्य सदस्य उसको सहायक करते थे। तभी मैंने उसमें लिखवाया होगा कि पहली बार कार्यपालिका की शुरुआत हुई, जिसमें मैंने आपको एग्जाम्पल देके समझाया था कि मंत्रिमंडल, राष्ट्रपति, सिविल सर्वेंट, ये सारे एग्जाम्पल देकर आपको समझाए। फिर इसके बाद 1884 के अधिनियम में मैंने कहा था कि एक सदस्य की इसमें कमी कर दी, ये भी लिखवाया था। लेकिन इस चार्टर अधिनियम के माध्यम से क्या किया गया, जब 3 सदस्य थे उसमें से एक सदस्य की नियुक्ति और कर दी गई। तो जो पहले 4 थे उसमें एक कम किया गया, अब उसमें एक की जगह एक और बढ़ा दिया गया, तो 4 हो गए। अब ये चौथा सदस्य था लॉर्ड मैकाले। कौन था? लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले वो व्यक्ति है जिसकी अध्यक्षता में पहली बार भारत में विधि आयोग का गठन किया। किसका गठन किया गया था? विधि आयोग का, मतलब लॉ कमीशन का पहली बार जिस व्यक्ति के अध्यक्षता में गठन किया गया था उसका नाम था लॉर्ड मैकाले। पेपर में पूछा जाता है कि पहला विधि आयोग किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया? लॉर्ड मैकाले। आपसे क्वेश्चन ये भी बना के पूछ सकता है कि पहली बार विधि आयोग के गठन का प्रावधान किस चार्टर अधिनियम में रखा गया था? 1800। देखिए, इसी विधि आयोग आज भी हमारे भारत देश में लागू है। विधि आयोग समय समय पर भारत सरकार गठित करती रहती है और कानून से संबंधित थोड़े थोड़े प्रोविजन समय समय पर बदलते रहते हैं, तो ये सिफारिश करती है। तो इसी ने भी बहुत सारी छोटी छोटी सिफारिशें की, जिसमें से एक सिफारिश थी, हमारे यहाँ कोई भी चोरी चकारी करे तो हमारे यहाँ नाक कान काट लेने की सजा दी जाती है, उसको सूप नखा बना दिया जाता है। यदि आप चोरी करेंगे तो आपको हाथ काट दिए जाएंगे, जैसे आपने सऊदी अरब में सुन रखा हो या फिर उत्तर कोरिया में सुन रखा हो कि डायरेक्ट वो मिसाइल के सामने खड़ा कर। उत्तर कोरिया में यदि आपने कोई भी गलती की तो कुछ नहीं करना, उसे बस बम के तोप के गोले के सामने आपको खड़ा करके उड़ा दिया। अभी सुना है कि उसने 30 अधिकारियों को निपटा दिया क्योंकि वो बाढ़ को कंट्रोल नहीं कर पाया। सोचिए हमारे भारत देश में ऐसा हो तो कितने नेता बचे। नेता विहीन पूरा समाज हो जाए। अब कोई भी नेता बनने लायक नहीं खड़ा होगा, कोई चुनाव लड़ेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ के नेता मालूम है। बिहार में देख रहा हूं तो मैंने कहा हे प्रभु कैसे पुल बनाए। थोड़ा सा भी भले वहां पर बाढ़ आती, बाढ़ की समस्या है,
पर भाई आप इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी लगाइए ना, पैसा आपने इतना लिया पर पैसा वहां सारा भ्रष्टाचार में चला गया, अधिकारियों ने खाया, नेताओं ने खाया, और जनता हो रही है परेशान। आपसे ही वो टैक्स वसूलेंगे, फिर एक नया फिल्म, अब फिर वो अगले साल फिर बहेगा, ऐसा ही होना। तो भगवान करे कि यूपी में ठीक ठाक रहे। यूपी में भी बहुत सारे गड्ढे मुझे दिखाई देते हैं। आप अभी मैं गया था कानपुर, तो मुझे गड्ढे में सड़क दिखाई दी पहली बार, क्योंकि मैंने इतनी गड्ढे नहीं देखे थे जीवन में। अब गाड़ी से गया तो बिल्कुल थाई पूरी मसाज हो गई यार। मैंने कहा हे प्रभु, मैंने कहा रात के यहाँ को सीएम साहब को लेके आना चाहिए और सीएम साहब को चलवाना चाहिए एक बार, फिर उन्हें। हाँ तो गड्ढे वो अच्छी बात है ना, उन्हें हर गड्ढे से गुजारना चाहिए ताकि वो गड्ढे भर जाएं। या मंत्री को गुजार दो जब सो रहा हो, बीवी बच्चों के साथ हो, कि साहब अब आपको यहां से ले सकते, प्रोटोकॉल है। और इतने गड्ढे, बुरे गड्ढे थे कि आधी गाड़ी घुस जाती थी। उधर पर है लौलौली के पास मार्केट है, वहां अभी बन रहा था। मैंने कहा हे प्रभु, आधे आधे ट्रक घुस गए थे। मैंने वही सोचा कि रात के सीएम साहब को चुप्पे से ले आया जाए और चलवाया जाए, अगले दिन ना रोड बन जाए तो बताइए, वो भी अच्छी वाली रोड बने। पर उन्हें भी मालूम है कि यहाँ के रोड खराब है। 2 पॉइंट हो गए क्लियर। तीसरा पॉइंट ये था कि इसी अधिनियम के माध्यम से भारत में पहली बार एक गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। वॉरेन हेस्टिंग कौन थे? वो बंगाल के गवर्नर जनरल। अब ये कौन है? भारत के गवर्नर जनरल। कहने का तात्पर्य ये है कि देखिए, कंपनी ने 73 में छोटा सा कब्जा किया, फिर धीरे धीरे करके उन्होंने युद्धों के माध्यम से और बड़े कब्जे कर लिए। मैंने यदि हिस्ट्री पढ़ाई है तो मैंने आपको मराठा युद्ध भी पढ़ा रखा था कि 1817 में अंतिम तीसरा मराठा युद्ध हुआ, तो मराठा क्षेत्र को भी कब्जा कर लिया, मैसूर क्षेत्र को भी कब्जा कर लिया। 1833 के अधिनियम में उन्होंने भारत के एक बहुत बड़े एरिया में कब्जा कर लिया, और इस कब्जा को बनाए रखने के लिए उसे अधिकारियों को नियुक्त करना पड़ेगा, या राष्ट्रपति को या प्रधानमंत्री को, आपकी भाषा में। तो जैसे उन्होंने बंगाल का गवर्नर जनरल उस बंगाल के एरिया के लिए नियुक्त किया था, अब चूंकि बंगाल का एरिया से भी बड़ा उनका क्षेत्रफल हो गया, पहले एक छोटा सा एरिया था। पहले उन्होंने शुरुआत में प्लासी और बक्सर के युद्ध लड़ के इतना एरिया जीत लिया, धीरे धीरे करके उन्होंने मराठाओं का भी ये एरिया जीत लिया, फिर धीरे धीरे करके उन्होंने बस वो पंजाब साइड के एरिया जीत लिए। तो बड़ा सा जब क्षेत्र हो जाएगा तो एक नए अधिकारी की जरूरत पड़ेगी ताकि उस पूरे भारत पर आसानी से देखरेख कर सके, उस पर नियंत्रण स्थापित कर सके। इसलिए इस 1833 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से पहली बार एक भारत के गवर्नर जनरल को नियुक्त किया गया, जिसका नाम था विलियम बेंटिंग। क्या नाम था? विलियम बेंटिंग। तो पूछा जाता है कि पहला भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिंग। इसी तरह आपसे पूछा जाता है बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। 2 फैक्ट याद रखने, लेकिन एक फैक्ट ये भी याद रखना है कि आपसे पूछ सकते हैं कि भारत का गवर्नर जनरल किस चार्टर अधिनियम के माध्यम से लाया गया? तो कौन सा चार्टर अधिनियम? 1800। सिंपल से पॉइंट। ये समझ में आया? एक और है, इसी चार्टर के अधिनियम के माध्यम से 1843 में भारत से जो दासता प्रणाली थी, मतलब हमारे यहाँ जो दास बनाया जाता था लोगों को खरीद कर बेच कर काम करने के लिए, कटाई उटाई करने के लिए, मतलब एक तरह से उन्हें कर्मचारी दास खरीद लिए, पेमेंट देना है नहीं देना ये मालिक पर निर्भर। तो हमारे यहाँ जो दासता प्रणाली थी 1843 में समाप्त कर दी गई, जिसमें एक छोटा सा प्रावधान इसी 1833 के चार्टर अधिनियम में रखा गया। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि मोनोपोली खत्म कर दी गई, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक नया सदस्य विधि आयोग बना, फिर इसके बाद एक गवर्नर जनरल बने जिसका नाम था विलियम बेंटिंग, और 1843 के माध्यम से भारत ने दासता को समाप्त कर दिया। ठीक है, ये 4 पॉइंट आपको लिखने। चलिए लिखिए।
समझ लिया तो स्पीड लिखने में दिखाएंगे। इसमें लिखिए, पहली बार, पहला पॉइंट डाल के लिखिए, पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के, ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे एकाधिकार छीन लिए गए, सारे एकाधिकार छीन लिए गए। और ब्रिटेन की अन्य कंपनियों को भी, और ब्रिटेन की अन्य कंपनियों को भी भारत के साथ किसी भी क्षेत्र में व्यापार करने की अनुमति मिली, व्यापार करने की अनुमति मिली। दूसरा पॉइंट, कार्यपालिका में, कार्यपालिका में एक नए सदस्य, एक नए सदस्य लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड मैकाले को नियुक्त किया गया, को नियुक्त किया गया, जिसकी अध्यक्षता में भारत का पहला विधि आयोग का गठन किया गया, भारत का पहला विधि आयोग का गठन किया गया। भारत का पहला विधि आयोग का गठन किया गया। विधि का मतलब लॉ, लॉ कमीशन। तीसरा पॉइंट लिखिए, पहली बार भारत की संकल्पना आई, भारत की संकल्पना, कॉन्सेप्ट, भारत की संकल्पना आई, और बंगाल के गवर्नर जनरल का पद नाम, और बंगाल के गवर्नर जनरल का पद नाम, बंगाल के गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर, पद नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। और विलियम बेंटिंग, और विलियम बेंटिंग भारत का पहला गवर्नर जनरल था, और विलियम बेंटिंग भारत का पहला गवर्नर जनरल। अगला पॉइंट, 1843 में, चौथा पॉइंट है, 1843 में भारत से
दास प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। भारत से दास प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। और नाक कान काट लेने की सजाएं, नाक कान काट लेने की सजाएं समाप्त कर दी गई। वैसे सोचिए, आज भी नाक कान काट लेने की सजाएं होती तो कितना अच्छा होता। सब डरते कि मालूम चले पुरुषों को भी सूप नखा बना दिया, सब नाक कटाए घूम रहे हैं। मतलब इंसान डरता, मेरे ख्याल से तो डरता, क्योंकि उन्हें मालूम है कि हम जेल जाएंगे और 6 महीने बाद छूट जाएंगे। जब उन्हें मालूम होता कि उनके दोनों कान काट लिए गए और नाक भी काट ली गई, तो फिर कैसा लगता? फिर वो दोबारा नहीं करता, फिर नहीं करता वो, मुझे मालूम। क्योंकि ऐसे ऐसे अपराध होते हैं हमारे समाज में जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। पर क्या करें, हमारा समाज ही है। आने वाले समाज पता नहीं कैसे होगा। अगली हेडिंग डालिए, चार्टर अधिनियम 1853। ये छोटा सा चार्टर अधिनियम 1853, 50। मैं शॉर्ट में लिखता हूं, आप पूरा लिखिए। चार्टर अधिनियम 1800, ये छोटा सा है लेकिन महत्वपूर्ण। 33, दास प्रणाली समाप्त कर दी है और नाक कान काट लेने की सजाएं समाप्त। वो चार्टर अधिनियम नहीं था, वो वर्ष है। 1843 में समाप्त कर दिया गया। पेपर में कभी कभी पूछा जाता है कि भारत से दास प्रणाली की समाप्ति किस वर्ष की गई थी, तो 1843। वो फैक्ट, ठीक है। हालांकि चार्टर अधिनियम बहुत बड़े बड़े हैं, पर मैं आपको उतना ही लिखवा रहा हूं जितना आपको पेपर में आता है। मेरे पास इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, पर मैं आपको फिल्टर करके लिखवाता हूं, क्योंकि मैं आपको पूरी लिखवाने लगूंगा तो आप अगले दिन क्लास छोड़ के भाग जाएंगे। क्योंकि मैं एक एक पन्ने की चार्टर अधिनियम लिखवाऊंगा तो आप भाग ही जाएंगे। क्योंकि मालूम चले कि आपको मैं धाराएं लिखवा रहा हूँ, उनके आर्टिकल लिखवा रहा हूँ, जिसका कोई मतलब है नहीं, पेपर में आते नहीं है, तो क्या मतलब? आपको उतना ही पढ़ाएगा जितना पेपर में आता है, पर इससे बाहर नहीं आएगा। जितना मैं लिखवा रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप एक बार पढ़ के जरूर रखिए। यदि मैंने 4 पॉइंट लिखवाए तो 4 पॉइंट रटे होने चाहिए, ये नहीं कि आप नहीं सर जी 2 पॉइंट हमें याद है, तो भाई वो आपकी गलती, मेरी गलती नहीं। थोड़ा ही पॉइंट लिखवाता हूँ, 3 पॉइंट किसी में लिखें, किसी में 4 लिखें। मैं आपको जब 14 पॉइंट लिखवाऊं तब आप गलती करें तो चल जाए, पर 4 में नहीं। 1853 में देखिए क्या हुआ। बढ़िया अंग्रेज थे, अभी 1857 की क्रांति नहीं आई, आराम से 53 चल रहा है। इस समय ताबड़तोड़ युद्ध किए जा रहे हैं। अवध को छीन लेते हैं 43 में, फिर पंजाब में लगातार 2 युद्ध लड़ते हैं, पंजाब को भी 2 युद्धों के माध्यम से कब्जा कर लेते हैं। इसके बाद मैंने आपको सहायक संधि वगैरह या व्यक्तिगत की नीतियां वगैरह बता रखी हैं, जिसमें से 1853 में ही शायद झांसी का विलय कर लेते, मुझे याद आ रहा है, क्योंकि 1853 के बाद 54 में नागपुर का हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि भारत की परिस्थितियां बदल रही। जब परिस्थितियां बदलती हैं तो फिर सरकार क्या करती है, उस अनुसार नए नए नियम लाती है। जैसे हमारे यहाँ लिविंग रिलेशनशिप का चलन बढ़ रहा है, तो सरकार को अब चिंता हो रही है कि इसके लिए थोड़ा नए कानून बनाए जाए ताकि महिलाओं को सुरक्षा मिल सके, और जो उसमें पुरुष है उसके साथ भी सुरक्षा जैसा भाव हो। लिव इन रिलेशन इंडियन कल्चर का हिस्सा तो नहीं रहा कभी, लेकिन ये हिस्सा रहा है, आपको नहीं मालूम। हमारी ये जनजातियों में लिविंग रिलेशनशिप के हिस्से पहले से, आज भी ऐसी कई कई जनजातियां हैं जिनमें पहले शादी से पहले लोग लिव इन में रहते हैं। ये हमारे बहुत पुराने कल्चर है।
लेकिन हमें लगता है ये वेस्टर्न कल्चर, ऐसा कुछ नहीं, ये एक ट्राइबल कल्चर है। और ट्राइबल कल्चर से अच्छा ये एनिमल कल्चर है। पशु पक्षी क्या शादी करते हैं, वो भी एनिमल, बड़े लिविंग में रहते हैं, मस्त खाते पीते जीते हैं, आराम से निपट के चले जाते हैं। लेकिन आजकल जैसे लिविंग में जलन बढ़ रहा है तो उसके लिए नियम बनाए जा रहे हैं, नियम बनाए जा रहे हैं। इसी तरह जब भारत की परिस्थितियां बदल रही तो हमें अब नए नियम बनाने पड़ेंगे। तो इस चार्टर अधिनियम के माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया गया कि पहली बार भारत में विधायिका गठित की गई। विधायिका का मतलब क्या होता है, संसद या विधानसभा, जहां पर आप कानून बना सकते हैं उसे विधायिका कहते हैं। सिंपल से, कार्यपालिका का मतलब है जो कार्य करते हैं, विधायिका का मतलब है जहां बैठकर आप कानून बनाते हैं। तो हमारे पास विधायिका के रूप में क्या है, केंद्र में पार्लियामेंट है, संसद है, और राज्यों में, हर राज्यों में विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। कहीं कहीं विधान परिषद है लेकिन हर जगह विधान परिषद नहीं, लेकिन विधानसभा तो है। तो पहली बार विधायिका का कॉन्सेप्ट आया था 1853 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से। और आपको मालूम होगा कि आज भी हमारे यहाँ विधायिका लगातार क्या करी है, बनी हुई, चल रही है। तो एक तरह से ये भी तो सोर्स हुआ ना, चार्टर अधिनियम, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं। लॉ कमीशन भी एक तरह का सोर्स है, तो छोटे छोटे कानून है। तो पहली बार विधायिका का गठन किया गया जिसमें से लगभग 12 सदस्य थे। कितने सदस्य, लेकिन आपसे कभी 12 सदस्य नहीं पूछे जाएंगे, आपसे यही पूछा जाएगा कि पहली बार चार्टर अधिनियम के माध्यम से, किस चार्टर अधिनियम के माध्यम से विधायिका का गठन किया, तो 1800। इसके अलावा इसमें महत्वपूर्ण और कोई बात नहीं, तो एक पॉइंट आपको इसमें लिखना, और कोई है ही नहीं इसमें, है तो बहुत पर वो आपके काम के नहीं, लिखिए इसमें एक पॉइंट लिख लो, इसमें लिखो, इस चार्टर अधिनियम के माध्यम से, इस चार्टर अधिनियम के माध्यम से पहली बार विधायिका का गठन किया गया, विधायिका का गठन किया गया, जहां पर कानून बनाने का काम होता था, जहां पर कानून बनाने का काम होता था। इसमें एक पॉइंट और लिखिए, भारत में पहली बार परीक्षा के माध्यम से, परीक्षा के माध्यम से सिविल सेवक, सिविल सेवक यानी सिविल सर्वेंट, सिविल सेवक नियुक्त किए जाने का, सिविल सेवक नियुक्त किए जाने का प्रावधान रखा गया, प्रावधान रखा गया, लेकिन यह प्रावधान लागू नहीं हो सका, लेकिन यह प्रावधान लागू नहीं हो सका, यह प्रावधान लागू नहीं हो सका। तो आपको मालूम ही होगा सिविल सर्वेंट कौन होते हैं, कौन होते हैं? सिविल सर्वेंट आप दो ही तरीके से बन सकते हैं, या फिर आप यूपीएससी क्वालिफाई कीजिए या फिर आप स्टेट पीसीएस क्वालिफाई कीजिए, इन्हीं दो को सिविल सर्वेंट कहा जाता है। बाकी अन्य पब्लिक सर्वेंट ही होते हैं। सिविल सर्वेंट भी पब्लिक सर्वेंट है, लेकिन दो के पास ही ये उपाधि मिल सकती है कि वो सिविल सर्वेंट, बाकी सब लोग पब्लिक सर्वेंट हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, मतलब पब्लिक की जो सेवा करे वो पब्लिक सर्वेंट है। लेकिन वो सिविल अलग होता है। सिविल आप दो ही तरीके से ये दर्जा प्राप्त कर सकते हैं,
आप कुछ नहीं, एक अच्छे नौकर बनते हैं। नौकर साहब बोलते हैं इनको। बड़े बड़े आईएएस अधिकारी पूरे जिलों को संभालते हैं, जिले में जो चाहते हैं वो करवाते हैं। आप एक डीएम से पंगा ले ले तो मालूम चलेगा कि पुस्ते खराब करके चला जाए। आप एक एसपी से झगड़ा ले लें तो मालूम चले क्या क्या कर जाए, उसको कुछ को मालूम। इसलिए हमारे देश में सिविल सर्वेंट बनने का क्रेज बहुत तेजी से अब बढ़ रहा है। तो बच्चे अब तैयारी कर रहे हैं। मैंने देखा कि बांदा के बच्चे भी अब इस फील्ड में आना चाहते हैं। मैंने कई बच्चों को देखा, प्रोत्साहित हो रहे हैं, हम भी सिविल सर्वेंट बनेंगे, क्या दिक्कत, डीएम बन जाएंगे एक दिन, मेहनत करेंगे, एसपी साहब तो बन ही जाएंगे, डीएसपी बन जाएंगे तो प्रमोट होकर एसपी बन जाएंगे, फाइनल आपकी एसएसपी में हो जाएगी। एसएसपी थोड़ा पावरफुल होता है, उसके अंदर 4 एसपी काम करते हैं, तो 4 एसपी को संभाल ले। देखिए पावर है, पावर सिर्फ उस पद नाम में है, उस चेयर में होती है। 53 का एक्ट हो गया, लेकिन ये प्रावधान लागू नहीं हुआ था। ठीक है, कोशिश तो यही की गई थी परीक्षा ले लो, पर लिया वो लगे। अब देखिए 1857 की भारत में क्या हुई क्रांति, आपको मालूम हो। भारत में 1857 की पहली बार स्वतंत्रता संग्राम के लिए क्या हुआ, क्रांति लोगों ने की। ये क्रांति भारत देश में लगभग पूरी तरह फैली, पर कहीं कहीं नहीं फैली। इसका अधिकांश क्षेत्र था उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल। क्योंकि आपको मालूम होगा कि 1857 की क्रांति के दौरान सबसे पहले आपने सुना होगा कि चर्बी वाले कारतूसों का मुद्दा उठा था, जिसमें गाय और सुअर की चर्बी जैसे मुद्दे थे, धार्मिक मुद्दा था। आपने मंगल पांडे की स्टोरी सुन रखी होगी, तो उसने गोली वोली मार दिया था। फिर इसके बाद अन्य सैनिकों ने फिर विद्रोह कर दिया, फिर आम जनता ने विद्रोह कर दिया, फिर छोटे छोटे शासकों ने विद्रोह कर दिया। वो हिस्ट्री का पार्ट। लेकिन जैसे ही 1857 की क्रांति हुई, अंग्रेजों ने इसे किसी तरह कुचल दिया और हर जगह शांत करवा दिया। अंग्रेजों को अब समझ में आया कि यार अब भारत में रहना है तो भारत को अब सुनना होगा, भारत को समझना होगा, नहीं तो 1857 की क्रांति से बड़ी कोई क्रांति हो गई तो हमें अपना बोरिया बिस्तर बांध के निकलना होगा। अब इन्हें समझ में आ चुका था कि अब बदलाव जरूरी। तो फिर ये अगले वर्ष से लाते हैं 1858 में एक कानून बनाते हैं जिसका नाम होता है भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1858। अभी मैंने आपको सारे चार्टर अधिनियम पढ़ा है। चार्टर अलग होते हैं और अधिनियम जो भारत शासन अधिनियम वो अलग है। चार्टर का सिंपल सा तात्पर्य होता है एक रेगुलेशन के लिए नियम बनाना, जैसे कोचिंग के नियम है, यहाँ का चार्टर। लेकिन अधिनियम तभी बन सकते हैं जब उसे पार्लियामेंट में भेजा जाता है, पास करेगा लोकसभा और राज्यसभा, फिर राष्ट्रपति इस पर साइन करते। तो पहली बार इन्होंने भारत पर अच्छे खासे कब्जे कर लिया था, भारत की भूमि पर मस्त रहते थे, और इस चार्टर भारत शासन अधिनियम के माध्यम से उन्होंने बहुत सारे परिवर्तन किए। अब उन्होंने कहा कि अब कंपनी, पहला प्रोविजन यही था कि जो कंपनी थी, कंपनी सारा देख रेख कर रही थी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से। अब उन्होंने कहा कि आप कंपनी नहीं रहेगी, कंपनी भारत के यहां कोई अधिकार नहीं रखेगी, किसी तरह का अधिकार नहीं रखेगी। कंपनी आज से सारी की सारी अपनी व्यापारिक गतिविधियां बंद कर दे, किसी तरह का कोई व्यापार नहीं करेगी। तो करेगी कंपनी क्या, कंपनी अब कुछ नहीं, मस्त राजतंत्र प्रणाली स्थापित करेगी, लोकतंत्र प्रणाली स्थापित करेगी, और भारत का एक ही राजा होगा, वो है ब्रिटेन की महारानी। पहले भारत में राजा वाजा हुए, उन्होंने कहा कि अब पूरा भारत का भारत कौन होगा, भारत का अब एक ही राजा होगा, वो होगा ब्रिटेन की महारानी। अभी महारानी जैसा कोई कॉन्सेप्ट 1853 में नहीं मिला, ना आपको 33 में मिला, ना ही 13 में मिला, क्योंकि वो छोटे छोटे क्षेत्र थे। पहली बार उन्होंने 1857 की क्रांति देख ली, जीत उत लिया, अब उन्हें लगा कि यार अब कैसे हैंडल किया जाए।
उन्होंने कहा कि कंपनी को अलग कर देते हैं और भारत में एक पूरे भारत पर अधिकार जमाते हैं और इस अधिकार का एक ही प्रमुख राजा होगा, वो है ब्रिटेन की महारानी या वहां के राजा। ब्रिटेन के महारानी और राजा ही कोई डायरेक्ट आदेश देने के अधिकार रखे, अन्य कोई अधिकार नहीं रखेगा किसी भी प्रकार। तो पहली बार ब्रिटेन के सारे व्यापारिक गतिविधियां बनकर उसे एक राजतंत्र या लोकतंत्र स्थापित करने के लिए बनाया गया। दूसरी बात, ब्रिटेन की जो महारानी थी भारत की सम्राज्ञी घोषित की गई। भारत की सम्राज्ञी मतलब ये यहाँ की आज से सम्राट होंगी, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा हुआ कि मुगलों में अकबर सम्राट थे, उससे पहले आप पढ़ेंगे तो गुप्तों में चंद्रगुप्त मौर्य का नाम आता है, चंद्रगुप्त प्रथम के नाम आते हैं, तो ये भारत के राजा थे, समुद्रगुप्त का नाम आता है। इसी तरह अब ये कहाँ के राजा हो जाएंगे, महारानी अब भारत देश की राजा। तीसरा प्रोविजन इन्होंने अब किया कि मैंने आपको एक चीज बताई थी कि द्वैध प्रणाली की शुरुआत की गई थी पीट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से। अब उन्होंने द्वैध प्रणाली को यहां पर क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। अब कहा कि ना कोई बोर्ड ऑफ कंट्रोल होगा, ना कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा, ये दोनों नहीं होंगे। अब इसकी जगह हम 16 सदस्यों वाली इंडिया हाउस का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे, इंडिया हाउस। हमने कहा ये प्रणाली ना होगी तो एक प्रणाली हमने दूसरी स्थापित की जिसका नाम था इंडिया हाउस। इंडिया हाउस में एक अध्यक्ष होगा और 15 अन्य सदस्य। अध्यक्ष काम करेगा अपने साथी सहयोगियों के माध्यम से और भारत देश के लिए ये नियम बनाएगा, देखरेख करेगा। मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो काम करते थे सारा का सारा काम अब किन्हें दे दिया, इंडिया हाउस। वो डायरेक्टर भी करेंगे, कंट्रोल भी करेंगे और सीधा का सीधा महारानी को जवाब देंगे। जैसे आपने देखा होगा कि भारत में प्रधानमंत्री सारा काम करते हैं, लेकिन हमारे पास एक राष्ट्रपति भी है। राष्ट्रपति समय समय पर प्रधानमंत्री से शासन के कार्यों का जवाब लेता रहता है। उसे ये संविधान में आर्टिकल के माध्यम से, 78 आर्टिकल के माध्यम से ये उसे हक है, वो कोई भी जानकारी ले सकता है। इसी तरह भारत की महारानी जो उस समय बनाई गई, उसके पास ये सारे अधिकार थे कि इनसे सारी जानकारी ले, पूरा कंट्रोल करे। कंट्रोल एक तरह से ये प्रधानमंत्रियों का, जैसे भारत में प्रधानमंत्री पावरफुल हैं पूरे, लेकिन ये एक राष्ट्रपति की भूमिका में कंट्रोल करे। आपने पढ़ा होगा कि भारत का जो पहला नागरिक है वो कौन कहलाता है, राष्ट्रपति। नागरिक, भारत का पहला नागरिक इसलिए कहलाता है ना कि वो भारत का संपूर्ण, वो एक तरह से राजा है, पर वो राजा है भी नहीं, उसके पास उतनी पावर नहीं जितनी प्रधानमंत्री के पास। तो राजा इस सेंस है कि वो थोड़ा बहुत राजा को कंट्रोल कर सकता है पर ज्यादा नहीं कर सकता। इसी तरह इंडिया हाउस एक तरह से प्रधानमंत्री वाली कार्य प्रणाली है जिसमें उसके 15 मंत्री मान सकते हैं और इसमें एक प्रधानमंत्री और ये एक तरह से प्रेसिडेंट साहब, ठीक है। तो ये मेन द्वैध प्रणाली थी, भारत की सामग्री थी, वो थी किंगशिप थी। और एक और है अंतिम में कि अब जो भारत का गवर्नर जनरल है, अब वो भारत का गवर्नर जनरल न होकर अब भारत का वायसराय कहलाएगा। क्या कहलाएगा, और वायसराय पहले थे भारत के लॉर्ड कैनिंग। कौन थे, भारत के पहले वायसराय कौन थे, लॉर्ड। तो अब देखिए पदनाम कैसे चेंज हुए, एक बंगाल का गवर्नर जनरल था, फिर उसके बाद भारत का गवर्नर जनरल हुआ, फिर उसी पदनाम को बदल दिया भारत का वायसराय। और वायसराय कौन पहला बनाया, लॉर्ड। ये 4 पॉइंट हो गए, बस 4 पॉइंट आपको लिखे। चलिए लिखे, वो भारत शासन अधिनियम 1858 हेडिंग डाल लीजिए। पड़ गई हेडिंग।
इंडिया गवर्नमेंट एक्ट 1858। लिखना चाहे तो लिख सकते। लिखिए पहला पॉइंट, 1857 की क्रांति के बाद, 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे व्यापारिक अधिकार छीन लिए गए, सारे व्यापारिक अधिकार छीन लिए गए और उसे एक राजनीतिक निकाय घोषित कर दिया गया, और उसे एक राजनीतिक निकाय मतलब बॉडी घोषित कर, निकाय, और उसे एक राजनीतिक निकाय या राजनीतिक संस्था घोषित कर दिया गया। संस्था लिख लो। दूसरा पॉइंट लिखिए, छूट गया, कहां से छूटा? कंपनी के सारे व्यापारिक अधिकार, दूसरा पॉइंट नहीं है, पहला पॉइंट है, कंपनी के सारे व्यापारिक अधिकार छीन लिए गए और उसे राजनीतिक निकाय, निकाय नहीं लिख पा रहे होगे और कुछ नहीं, हमसे पूछ, इसी को संस्था लिख सकते हो, निकाय को बॉडी बोलते हैं। आगे पढ़ें, दूसरा पॉइंट लिखिए, ब्रिटेन की महारानी को, ब्रिटेन की महारानी को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया। सम्राज्ञी या राजा, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, पेपर में सम्राज्ञी लिख के आता, पर आप राजा करके याद कर लीजिए, राजा रानी कुछ नहीं, अरे रानी कर लो। सम्राज्ञी इसलिए तो हिंदी में लिखवा है, सम्राट अलग होता है, सम्राज्ञी अलग, सम्राट होता है वो सम्राज्ञी होता, तो सम्राज्ञी घोषित किया गया, जिसका अर्थ था कि भारत पर मालिकाना हक ब्रिटेन की महारानी का होगा। भारत पर मालिकाना हक, अब ये मालिक बन गया, मालिकाना हक ब्रिटेन की महारानी होगी। ब्रिटेन के राजा कौन है इस समय? ब्रिटेन के राजा कौन है इस समय? जॉर्ज थर्ड, जॉर्ज थर्ड। तो वहां भी अभी राजा रानी वाला खेल चलता है, हमारे यहाँ तो खत्म हो गया। हाँ वहां प्रधानमंत्री, वो आधा राष्ट्र आंतरिक है, प्रजा भी है पर राष्ट्र आंतरिक, वहां राष्ट्रपति नहीं है, वहां राजा है। तीसरा पॉइंट लिखो, बस 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 दरबार बंद। तीसरा पॉइंट लिखो, भारत से द्वैध प्रणाली समाप्त कर दी गई, भारत से द्वैध प्रणाली समाप्त कर दी गई और 16 सदस्यों वाला, और 16 सदस्यों वाला इंडिया हाउस का गठन किया गया। इंडिया हाउस का गठन किया।
जो भारत के शासन से संबंधित, जो भारत के शासन से संबंधित सभी निर्णय लेने का अधिकार रखता था, सभी निर्णय लेने का अधिकार रखता था। अगला पॉइंट, भारत के गवर्नर जनरल की जगह, भारत के गवर्नर जनरल की जगह भारत के नए वायसराय नियुक्त किए गए, भारत के नए वायसराय नियुक्त किए गए। और लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसराय था, भारत का पहला वायसराय। यहां तक कोई डाउट, कोई शंका, कोई क्वेश्चन? नहीं? लिख गया सबका? छूटा तो नहीं? तो अब देखिए, एक नई प्रणाली स्थापित हो गई, रानी बन गई हमारे यहाँ की राजा, और इंडिया हाउस बन गया हमारे लिए एक प्रधानमंत्री की भूमिका। नोट लिखिए, बहुत टाइम से नोट नहीं लिखवाया, ऐसे करके साइड में नोट लिखिए, पहला पॉइंट इसमें। इलाहाबाद के मिंटो पार्क में, इलाहाबाद के मिंटो पार्क में, मिंटो पार्क में, कोई गया है मिंटो पार्क? कभी जाइएगा इलाहाबाद तो मिंटो पार्क घूम कर। मिंटो पार्क में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी का घोषणा पत्र पढ़ा था, महारानी का घोषणा पत्र पढ़ा था, जिसमें कहा गया कि ब्रिटेन अब कोई भी विस्तार नहीं करेगा, ब्रिटेन अब कोई भी विस्तार मतलब नया कब्जा नहीं करेगा, कोई भी विस्तार नहीं करेगा। विस्तार का मतलब है लड़ाई झगड़ा के माध्यम से कब्जा उब्जा करना, कोई भी नया विस्तार नहीं करेगा। और यहां के महाराजाओं को बराबरी का सम्मान देगा, और यहां के महाराजाओं को बराबरी का सम्मान देगा। देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा, सिर्फ एक ही क्वेश्चन बनने लायक है। पूछ सकता है कि महारानी का घोषणा पत्र कहां पर पढ़ा गया, इलाहाबाद के। ये क्वेश्चन खूब बनता भी है और बनने लायक क्वेश्चन भी है। और नहीं पूछेगा कि क्या घोषणा पत्र में था, बाकी आपको मैंने बता दिया कि आप कह रहे हैं कि भैया हम विस्तार उस्तार नहीं करेंगे, हो गया बहुत, अब जितना है उस पर हम कब्जा खेलेंगे जब तक हम बनाए रखें।